क्या कोई अमीर बाप का बेटा किसी भट्ठे पर काम करने वाली बहुत ही गरीब लड़की से भी शादी कर सकता है? और यदि एक जमींदार के साथ साथ बिजनेसमैन का बेटा, जो कि इकलौता बेटा हो, वह किसी गरीब लड़की के साथ शादी करने के लिए भट्ठे पर काम करने वाली लड़की के साथ शादी करने के लिए अपने माँ बाप से कहे, तो क्या वो माँ बाप उसकी शादी के लिए राजी होंगे? नहीं ना। आज हम आपको एक ऐसी ही घटना के बारे में बताएंगे। दोस्तों, मैं विपिन मिश्रा। घटना हरियाणा के हिसार की है। दोस्तों, एक चौधरी साहब होते हैं जिनका नाम है अशोक कुमार। चौधरी साहब के पास सैकड़ों बीघे जमीन है, साथ ही साथ उनके कई ईंट भट्ठे हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, कई गैस एजेंसीज हैं। मतलब एक उन्नत बिजनेसमैन है। और उनके घर में 4 सदस्य हैं। कौन कौन से? एक उनका बेटा जिसका नाम हर्षवर्धन है, जो बीटेक कर चुका है, और बीटेक करने के बाद घर पर चौधरी साहब ने उसको बुला लिया है। दूसरी है बेटी, जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में MBBS कर रही है। साथ ही साथ इन दोनों की माँ। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उनके ही एक ईंट भट्ठे से। दरअसल हर्षवर्धन जब बीटेक करके वापस आता है तो उसके पिता उसे किसी की नौकरी करने के बजाय अपने ईंट भट्ठे या अपने बिजनेस को संभालने के लिए कहते हैं। क्योंकि पढ़ा लिखा लड़का है, हैंडसम है, लेकिन उसके पास अनुभव नहीं है। इसलिए चौधरी साहब सबसे पहले अपने एक मुंशी के अंडर में, जो कि उनके सबसे ज़्यादा विश्वस्त हैं, उस लड़के को काम सीखने के लिए भेजते हैं। ये लड़का भट्ठे पर आता है और उस ईंट भट्ठे का जो केबिन बना होता है वहाँ से दूर, आप लोग जानते हैं कि ईंट भट्ठे पर काम करने वाले मजदूर अक्सर झोपड़ियों में रहते हैं, जो कि कच्ची या पक्की ईंटों की बनी होती हैं, टीन सेट से ढकी होती है। ये लड़का वहाँ प्रतिदिन जाता और आता। एक दिन ये बैठे बैठे कुछ ऊब गया, तो इसने सोचा कि बाहर निकलकर मजदूरों को देखा जाए, कौन कौन काम कर रहा है, कौन नहीं। क्योंकि नया लड़का था, उसको अनुभव नहीं था कि कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। मजदूरों के काम से मेरा क्या लेना देना, जब सबका अपना ठेका होता है। लेकिन फिर भी वह बाहर निकला, तो जहाँ पर ईंटों की पथाई हो रही थी उस तरफ को वो गया। और जब उस तरफ गया तो थोड़ी ही दूर पर ईंटों से पहले मिट्टी को पैरों से दबा दबा कर मुलायम किया जा रहा था, और वह कार्य एक लड़की कर रही थी। उस लड़की को जो ही देखा वह उसको भूल नहीं सका। दोस्तों, उस लड़की के बारे में भी जानना आवश्यक है। उस लड़की का नाम होता है रेखा, और रेखा झारखंड राज्य के रांची से आती है। उसके माता पिता और परिवार वाले रोजगार की तलाश में हरियाणा आ जाते हैं, और हरियाणा में चौधरी साहब के भट्ठे पर काम करने लगते हैं। उसके माता पिता को उस भट्ठे पर काम करते हुए लगभग 15 वर्ष हो जाते हैं। आज जब
हर्षवर्धन के द्वारा रेखा को पहली बार देखा गया। तो ऐसी स्थिति को देखकर रेखा के पिता सुखदेव इस चीज़ से थोड़ा कांप गए, क्योंकि वह जानते थे कि हर्षवर्धन और रेखा का एक दूसरे के प्रति आकर्षण उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि गलती चाहे जिसकी भी हो, दोस्त तो कमज़ोर पर ही जाता है। वह गरीब थे, इसलिए उन्हें डर लगा रहता था कि यदि ऐसी कोई स्थिति बनी तो चौधरी साहब मेरे साथ क्या बर्ताव करेंगे। खैर, हर्षवर्धन वापस अपने घर जाता है और अगले दिन पुनः आता है, और आज वह केबिन का काम देखने के बजाय सबसे पहले मजदूरों को देखने जाता है। जबकि जिस व्यक्ति को, जिस शख्स को वो ढूंढ रहा होता है, वह आज वहाँ नहीं होता है। हर्षवर्धन ये बात किसी से पूछ भी नहीं पाता है। अगले दिन का इंतज़ार करता है, फिर दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पाँचवें दिन वह वहाँ के अन्य मजदूरों से पूछता है कि यहाँ पर जो लोग कार्य करते थे वो लोग कहाँ गए हैं। तो मजदूर कहते हैं, मालिक मुझे पता नहीं वो लोग कहाँ गए हैं। खैर, उनको और ज़्यादा पूछताछ नहीं करता है और वापस फिर केबिन में आ जाता है। ऐसे ही 8 दिन गुजर जाते हैं। 9वें दिन फिर जाता है, क्योंकि वह उसको ढूंढ रहा होता है। और 9वें दिन वही लड़की उस समय मिट्टी को पैरों से मल रही थी, जिससे कि अच्छी ईंटें बनाई जा सके, जिसको देहात क्षेत्र में गिलाव बोलते हैं। और उस मिट्टी को बना रही जब उस लड़की को उसने देखा तो वो सीधा उसी के पास चला गया। और जब वहाँ पहुँचा तो उसने पूछा कि 8 दिन से कहाँ थी। तो उसने कहा, मैं 8 दिन से कहाँ थी, इससे आपको क्या लेना देना। ऐसी बात सुनकर वो कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि उसने बेमतलब ही क्वेश्चन किया था। तभी उसका पिता सुखदेव और उसकी माँ आ जाते हैं। तो वह जब देखते हैं तो कहते हैं, मालिक आप यहाँ इतनी धूप में कैसे, आप जाइए केबिन में बैठिए। तो हर्षवर्धन उनसे पूछता है कि ये लड़की कौन है। तो सुखदेव बताते हैं, मालिक ये मेरी बेटी रेखा है। तो कहते हैं कि इसको तो पढ़ना चाहिए था। सुखदेव बताते हैं, मालिक ये मेरी बेटी अपनी नानी के घर पर रहकर पढ़ाई कर रही थी, लेकिन हाल ही में इसकी नानी एक्सपायर हो गई। इस वजह से इसे मेरे पास यहाँ आना पड़ा। जब ये बात सुनता है तो उसने कहा कि पढ़ाई कर रही थी, किस क्लास तक। तो लड़की ने बताया कि मैंने 12वीं पास की है। हर्षवर्धन बीटेक किए हुए था, तो उसे लगा कि इससे कुछ पूछा जाए और पूछताछ करने से ही शायद बातों का सिलसिला आगे बढ़ जाए। ऐसी ही स्थिति में जब उसने उनसे पूछा कि क्या इस ईंट का आयतन तुम निकाल सकती हो, तो उसने कहा, इस ईंट का ही नहीं, मैं आपके भट्ठे का भी आयतन निकाल सकती हूँ, मैं आपके गांव का भी आयतन निकाल सकती हूँ, क्षेत्रफल ज्ञात कर सकती हूँ। तो उसने कहा, वाह क्या बात है, कौन सा सब्जेक्ट सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। तो उसने बताया कि मैथ मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है और मैंने इंटर भी मैथ से ही किया है। तभी सुखदेव बीच में बोलते हैं कि मालिक इसने अपने विद्यालय में टॉप किया था। ये बात सुनकर हर्षवर्धन थोड़ा और ज़्यादा रोमांचित हो जाता है और कुछ अन्य भी क्वेश्चन करता है, जिन क्वेश्चनों का रेखा बखूबी जवाब देती है। जब रेखा के जवाब से हर्षवर्धन आश्वस्त होता है
तो सुखदेव को भी लगता है कि हाँ, मेरी बेटी के अंदर कुछ न कुछ टैलेंट अवश्य है, और वह अपनी बेटी पर गौरवान्वित होते हुए कहता है, मालिक, बेटी हमारी पढ़ने में बहुत अच्छी है, लेकिन परिस्थितिवश हम उसको पढ़ा नहीं पाते हैं। यही बातें चल रही थी। खैर, आधा घंटा गुजर गया, पता ही नहीं चला। हर्षवर्धन वापस अपनी केबिन को चला गया और रेखा काम करती रही। लेकिन इस मुलाकात के बाद, रेखा के बारे में जानने के बाद, हर्षवर्धन रेखा से दूर नहीं रह पा रहा था। जहाँ वह सुबह समय से 10-15-20 मिनट लेट केबिन पहुँचता था, अब वह 10-15 मिनट पहले केबिन पहुँचने लगा, और केबिन पहुँचकर वह सीधे मजदूरों की तरफ जाता था, और वहाँ सबसे पहले वह रेखा को ही देखता था। खैर, दोनों एक दूसरे की तरफ धीरे धीरे आकर्षित हो रहे थे। एक दिन दोपहर के समय हर्षवर्धन पुनः मजदूरों की तरफ गया, तो वहाँ पर रेखा अकेले वो गिलाव बना रही थी, मिट्टी को गूंथ रही थी। हर्षवर्धन ने उससे पूछा, इस धूप में मिट्टी क्यों गूंथ रही हो? तो उसने कहा कि मेहनत करना हर व्यक्ति का फर्ज होता है, और मैं भी मेहनत कर रही हूँ। हर्षवर्धन ने कहा, हर समय या इस तपती हुई धूप में आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। तो रेखा ने कहा, आपने किससे कहा? तो कहा, जिसने सुना उससे कहा। इसी तरह बातें होते होते दोनों एक दूसरे के करीब होते चले गए। हर्षवर्धन ने रेखा का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा, और दोनों एक दूसरे से लिपट गए। उन्हें लग रहा था कि दोपहरी के वक्त उन्हें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन रेखा की माँ, जो कि वहाँ पर आ रही थी, उन्होंने इन दोनों को इस अवस्था में देख लिया। खैर, चूँकि मजदूर थे, इस वजह से रेखा की माँ ने वहाँ से कुछ लकड़ियों को पटकने की आवाज़ की, जिससे कि ये दोनों अलग हो गए। रेखा की माँ आई और उन्होंने पूछा, मालिक, इस तपती दोपहरी में आप यहाँ? तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ऐसे ही देखने आ गए थे मजदूरों को। खैर, रेखा की माँ के बार बार पूछने पर हर्षवर्धन ने कुछ भी नहीं बताया और वापस अपनी केबिन चला गया। इधर हर्षवर्धन के जाने के बाद रेखा की माँ ने रेखा की क्लास ली और उससे कहा कि देखिए, हम लोग गरीब हैं, हम लोग कोई गलती नहीं भी करेंगे फिर भी दंड हम लोगों को ही मिलेगा, क्योंकि ये चौधरी या बिजनेसमैन जो भी हैं, वो लोग गलती करेंगे भी, लेकिन अपनी गलती स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए बेइज्जती या जो भी पनिशमेंट मिलेगा वह सब हम लोगों को ही मिलेगा। अतः आपसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज के बाद हर्षवर्धन जी से आप दूर ही रहें तो अच्छा है, तुम्हारे लिए भी हमारे लिए भी। रेखा समझदार लड़की थी। उसने जब ये बातें माँ के द्वारा सुनी, अगले दिन से उसने हर्षवर्धन से बात करना बंद कर दिया। हालांकि हर्षवर्धन समय पर पुनः उस तरफ आया जहाँ रेखा काम करती थी, लेकिन आज रेखा उनकी तरफ नहीं देख रही थी। हर्षवर्धन को एकदम अचरज भरा फील हुआ। उसने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई हमसे प्यार का इजहार कर चुका हो और उसके बाद भी वह हमारी तरफ ना देखे। रेखा ने कहा, देखिए, हमारे आपके बीच कुछ भी नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं। मैं अपने परिवार के साथ हूँ और मुझे आपसे ना ही बात करने में कोई इंटरेस्ट है और ना ही अतिरिक्त में कोई इंटरेस्ट है।
जब ये बातें हर्षवर्धन ने सुनी तो वह वापस अपनी केबिन आया और आज जब वो घर पहुंचा तो उदास था। तभी चौधरी साहब और उसकी माँ बैठे हुए थे और भोजन लग चुका था। जब वह भोजन कर रहा था, भोजन करते करते उसने चौधरी साहब से कहा, पिताजी मुझे शादी करनी है। तो चौधरी साहब ने कहा, तो मैं कब कहता हूँ कि तुम्हें शादी नहीं करनी है। हर्षवर्धन ने दोबारा कहा, पिताजी मैं सीरियस कह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, मैं भी सीरियस ही कह रहा हूँ, मैंने कब कहा कि तुम शादी नहीं करोगे। अगर कोई लड़की ढूंढी हो तो बताओ। भाई देखिए, ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर मत डालना, मैं इससे बरी रहना चाहता हूँ। तुम बहू ढूंढ लो, शादी हम करवा देंगे। इधर हर्षवर्धन ने कहा, लेकिन पिताजी। तो उन्होंने कहा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, बहू ढूंढना तुम्हारा काम है। हर्षवर्धन ने कहा, पिताजी मैंने बहू ढूंढ ली है। ज्यों ही हर्षवर्धन के मुख से ये शब्द निकले, चौधरी आश्चर्यचकित होकर उसकी तरफ देखने लगे। ये सारा वाकया हर्षवर्धन की माँ भी किचन से सुन रही थी। तो उन्होंने कहा, कौन है, बताओ ना, मैं भी देखना चाहता हूँ, कैसी है। तो उन्होंने कहा, नाराज तो नहीं होंगे। चौधरी साहब ने कहा, बिल्कुल नहीं, बताएं कौन सी लड़की है, मैं मिलना चाहता हूँ। जब हर्ष ने उनकी जो मनोस्थिति थी वह अपने अनुकूल देखी तो उसने बताया, वह हमारे पास ही है, अपने ही ईंट भट्ठे पर काम करती है। चौधरी साहब का माथा ठनक गया। उन्होंने कहा, कौन है, क्या नाम है, किसकी बेटी है। तो हर्षवर्धन ने बताया कि वो सुखदेव है, उसकी बेटी है। सुखदेव का नाम सुनते ही चौधरी साहब एकदम अवाक रह गए। वो समझ गए कि हाँ, चौधरी की एक बेटी है। उन्होंने तुरंत ही फ़ोन किया मुंशी को और मुंशी से कहा, मुंशी जी, सुखदेव को उसकी पत्नी और बेटी के साथ हमारे घर उपस्थित किया जाए। मुंशी कुछ समझ पाता उससे पहले फ़ोन कट गया। मुंशी ने भी सोचा किसी कारणवश बुलाया होगा, क्योंकि मुंशी को तो पता नहीं था कि क्यों बुलाया जा रहा है। मुंशी केबिन से निकलकर सीधे सुखदेव की झोपड़ी की तरफ गया और वहां जाकर उसने सुखदेव और उसकी पत्नी से कहा कि तुम दोनों और तुम्हारी बेटी को चौधरी साहब ने अपनी हवेली पर बुलाया है। चौधरी साहब ने अपनी हवेली पर बुलाया है, ऐसा सुनते ही सुखदेव और उसकी पत्नी मुंशी के पैरों को पकड़कर गिड़गिड़ाने लगे, मुंशी जी मुझे माफ़ करा दीजिए, मुझे माफ़ करा दीजिए, किसी भी तरह से मेरी कोई गलती नहीं है। अब उनके इस तरह से आलाप करने से मुंशी हतप्रभ था। वो समझ नहीं पा रहा था कि कारण क्या है। मैंने इनसे कहा वहाँ जाने के लिए और ये हमारे पैर पकड़कर माफ़ करने के लिए कह रहे हैं, माजरा क्या है। मुंशी ने पूछा, सुखदेव खड़े हो और मुझे बताओ कि आखिर हुआ क्या है जो तुम बार बार माफ़ी मांग रहे हो। मुझे तो सिर्फ इतना ही बताया गया है कि तुम्हें चौधरी साहब की हवेली पर उपस्थित किया जाए। सुखदेव ने मुंशी को सारी बातें बताई और उन्होंने कहा, मुंशी जी, मेरी बेटी उस तरह की नहीं है, उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसमें सारी गलती हर्षवर्धन जी की ही है। वही यहाँ आते थे और लग रहा है कि मुझे चौधरी साहब दंड देने वाले हैं। मुंशी ना सुखदेव की बात से सहमत था, ना ही चौधरी की बात से सहमत था। अब वो निर्णय लेने में असमर्थ था, लेकिन फिर भी मालिक तो मालिक होता है और मालिक की बात माननी पड़ती है।
उसने सुखदेव, उसकी पत्नी और उसकी बेटी को चौधरी साहब की हवेली पर पहुंचने के लिए कहा और शीघ्रातिशीघ्र पहुंचने के लिए कहा। खैर, मरता नहीं तो करता क्या, सुखदेव अपनी पत्नी और बेटी के साथ चौधरी साहब के आवास पर पहुंचे। हवेली पर पहुंचते ही सुखदेव ने चौधरी साहब के पैर पकड़ लिए और माफ़ी मांगने लगे। लेकिन चौधरी साहब उस लड़की को देख रहे थे जिस लड़की के लिए उसके बेटे ने शादी करने की बात कही थी।